हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आज हम सीखने वाले हैं एक घायल सैनिक की आत्मकथा। दोस्तों, एक घायल सैनिक की आत्मकथा सीखने के पहले हम समझेंगे कि आत्मकथा होती क्या है, आत्मकथा का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है पुस्तक की आत्मकथा, टोपी की आत्मकथा, सड़क की आत्मकथा और नदी की आत्मकथा। तो पुस्तक की आत्मकथा का मतलब ये नहीं कि एक पुस्तक थी और उसका जन्म एक फैक्ट्री में हुआ था, ऐसा नहीं लिखेंगे। ऐसा अगर लिखते हैं तो गलत होगा। तो इसे लिखना कैसे है, आपको अपने आप को समझना है कि आप एक पुस्तक हो। जैसे कि मैं एक पुस्तक हूँ, क्योंकि ये आत्मकथा है तो आत्मकथा इंसान खुद कहता है, तो ये पुस्तक खुद अपनी कथा कहेगी। ये पुस्तक तो अपनी कथा कह नहीं पाएगी, तो इसके लिए आप अपने आप को समझेंगे कि आप एक पुस्तक हैं। मैं एक पुस्तक हूँ और मेरा जन्म आज से 10 साल पहले एक फैक्ट्री में हुआ था, इस तरह से। तो ठीक इसी तरह से टोपी की आत्मकथा है। तो आपको इसे ऐसा नहीं कहना कि एक टोपी थी जिसका निर्माण एक कारखाने में हुआ था और जिससे बनाने के लिए बहुत सारे धागे यूज हुए थे, तो ये गलत होगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को समझना है कि आप एक टोपी हो। तो ठीक उसी तरह से मैं एक टोपी हूँ और मेरा जन्म आज से 2 साल पहले एक कारखाने में हुआ था और मुझे बनाने के लिए बहुत से धागों का यूज़ किया गया था। तो इसी तरह से सड़क की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा। तो आत्मकथा जब भी आए तो आपको अपने आप को समझना है कि आप ही वो चीज़ हो। जैसे नदी, सड़क, टोपी और पुस्तक। तो आप समझ गए रहोगे कि हमें आत्मकथा लिखनी कैसे है। तो हमारा पहला टॉपिक है एक घायल सैनिक की आत्मकथा। आज हम सीखने वाले हैं एक घायल सैनिक की आत्मकथा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है एक घायल सैनिक की आत्मकथा। फ्रेंड्स, हमने समझ लिया है कि आत्मकथा कैसी होती है, आत्मकथा किसे कहते हैं और लिखते कैसे हैं, शुरुआत कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं एक सैनिक हूँ। देश की सीमाओं की रक्षा करते समय मेरा शरीर बुरी तरह से घायल हो गया है। एक सैनिक की आत्मकहानी उसके शौर्य, संघर्ष और विकट अनुभव की कहानी होती है। शौर्य का मतलब होगा बहादुरी, साहस, और संघर्ष का मतलब होता है कि कितने ही परेशानियों से वे अपने कार्य को पूरा करते हैं, मेहनत से। और विकट अनुभव का मतलब होगा जैसे कि उन्हें खुद पता होता नहीं है कि किस समय उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ रहना है, खाने क्या मिलेगा, खाने के लिए क्या नहीं मिलेगा, इन सब परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ता है, उसे ही कहेंगे विकट अनुभव। देश की रक्षा के लिए जीना और उसी के लिए मरना उसका कर्तव्य होता है। एक सैनिक जब सेना में भर्ती होता है तो वहाँ पर वह शपथ लेता है कि मैं अपने पूरे जीवन भर इस देश की रक्षा करूँगा और इसके लिए शहीद भी हो जाऊँगा। इसीलिए हमने यहाँ पर टॉप पॉइंट लिखा है कि देश की रक्षा के लिए जीना और उसी के लिए मरना उसका कर्तव्य होता है। वही अतः उसकी कहानी त्याग और बलिदान की गाथा होती है। इसका मतलब ये है कि एक सैनिक अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए बलिदान कर देता है। उसे अपने घर, परिवार सभी से दूर रहना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है त्याग और बलिदान की गाथा होती है एक सैनिक की आत्मकथा। वही गाथा मैं इस अस्पताल की खाट पर पड़े पड़े सुना रहा हूँ। मैं आज इस अस्पताल में हूँ और मैं आपको उस सैनिक की कहानी सुनाऊंगा। हर एक उस सैनिक की जो देश की सेवा के लिए अपने आप को शहीद तक कर देता है। दोस्तों, ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ जो है प्रस्तावना, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहेंगे। ये है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब भी हम निबंध शुरू करते हैं, आत्मकथा शुरू करेंगे, तो शुरुआत में एक 6 से 7 लाइन या 5 से 7 लाइन के बीच में आपको ये लिखना होगा। ये बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक इसलिए क्योंकि इन 7 से 8 लाइनों को ही पढ़कर आपका जो टीचर है, एग्जामिनर है, वो समझ जाते हैं कि आपने इस पूरी निबंध में क्या लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से मार्किंग देते हैं। फ्रेंड्स, अगला है ये प्रस्तावना कंप्लीट होने के बाद हम जाएंगे अगले पैराग्राफ पर। अगला पैराग्राफ है एक भारतीय सैनिक केवल एक भारतीय सैनिक है। उसका जन्म कश्मीर में हुआ हो या केरल में, महाराष्ट्र में हुआ हो या अरुणाचल में, इस बात से अपने देश के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा में कोई अंतर नहीं पड़ता। बचपन किसी भी गांव या शहर में बीता हो, किताबी शिक्षा किसी भी स्कूल कॉलेज में हुई हो, एक ही बात है। इसी प्रकार सैनिक प्रशिक्षण देहरादून में हुआ हो या खड़गवासला में या कहीं और, इससे उस सैनिक के कर्तव्य में कोई भी अंतर नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है, एक सैनिक के बारे में है कि एक सैनिक कैसा होता है, भारत का हर एक सैनिक कैसा होता है।
इसका मतलब है कि भारतीय सैनिक क्या होता है, केवल एक भारतीय सैनिक होता है, वह चाहे पश्चिम बंगाल से हो, चाहे केरल से हो, तमिलनाडु से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, और उसकी शिक्षा कहीं से भी हुई हो, शहर से हुई हो, गांव से हुई हो, किसी छोटे से कस्बे से हुई हो, उसका इन सभी चीज़ों का उसके कर्तव्य पर, एक सैनिक जीवन के कर्तव्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसे आप महाराष्ट्र भेज दो, वो वही कर्तव्य निष्ठा से, उसी ईमानदारी से काम करेगा और देश की सेवा करेगा, और उसे आप जम्मू कश्मीर भेज दो तो भी वह उसी ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्य को करेगा। तो ये हुआ, हमने लिखा सेकेंड पैराग्राफ किसके बारे में, सैनिक के बारे में। हमने सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। अब हम आएंगे आगे थर्ड पैराग्राफ पर। मुझे सैनिक बनने की प्रेरणा भारतीय सेना के गौरवमय इतिहास से मिली। इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि ये कहानी मेरी है, ये आत्मकथा है, तो मैं बताऊंगा कि मैं सेना में क्यों भर्ती हुआ, मुझे सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली। मुझे सैनिक बनने की प्रेरणा भारतीय सेना के गौरवमय इतिहास से मिली। सन 1962 में भारतीय जवानों ने विकट और विपरीत परिस्थितियों में चीन की सुसज्जित सेना के आक्रमण का सामना किया था। पर्वत शिखरों और बर्फीली घाटियों के बीच उन्होंने जान की बाजी लगा दी थी। दोस्तों, यहाँ पर हमारे देश का इतिहास है। इतिहास हमारे देश का कुछ बहुत ही अच्छा रहा है। चाइना ने इंडिया पर 1962 में आक्रमण किया था। उस समय भारतीय सेना ने उनका अच्छी तरह से मुकाबला किया था और उन्हें इंडिया से जाने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक उसी तरह से 1965 में हमारे जवानों ने पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों और साइबर जेटों की धज्जियां उड़ा दी थी। हमारे नन्हे नेट विमानों ने पाकिस्तानियों को बुरी तरह आतंकित कर दिया था। दोस्तों, पाकिस्तान ने इंडिया पर 1965 में आक्रमण किया था। उस समय वही कंडीशन थी, इंडिया पर उन्हें, इंडिया की जो ज़मीनें थी उन पर कब्जा करना था। उस समय भी हमारे जवानों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके साइबर पैटर्न टैंक और साइबर जेट्स जो थे उन्होंने वहीं पर ध्वस्त कर दिया था। आगे फिर 1971 में लगभग 1 लाख, कितने, 1 लाख, 1971 में लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। जिसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश नाम का नया राष्ट्र अस्तित्व में आ गया। संसार के इतिहास में ऐसे अन्य उदाहरण नहीं है। इंडिया ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वे सरेंडर हो जाए और भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसमें से बन के निकला बाहर एक बांग्लादेश नाम का देश बाहर निकला। इस तरह की घटना पूरे विश्व में अभी तक नहीं हुई थी। तो ये हमने कवर किया थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में हमने बताया कि मैंने सेना को ज्वाइन क्यों किया था। अब देखते हैं फोर्थ पैराग्राफ। सैनिक बनने की इच्छा से मैंने पढ़ाई करते समय खेलों और एनसीसी में गहरी रुचि दिखाई। इससे मेरे शिक्षकों को खुशी मिली और उन्होंने मुझे तरह तरह से प्रोत्साहित किया। कॉलेज की शिक्षा पूरी कर मैं सेना में भर्ती हो गया। यहाँ पर एनसीसी का मतलब होगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो इस तरह से मैं सेना में भर्ती हुआ। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। मैंने कई सैनिक शिक्षण केंद्रों में, मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर हम पैराग्राफ में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस स्टोरी को, इस निबंध को एक लाइन में लिखेंगे बिना गैप दिए हुए तो ये पढ़ने में आसान नहीं होगा और स्टोरी समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम जब भी निबंध लिखते हैं तो इसे हम एक टुकड़ा करके लिखते हैं, पैराग्राफ फर्स्ट लिखते हैं। एक पैराग्राफ, फिर एक दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, एक फिर ये फोर्थ पैराग्राफ। तो अगला देखते हैं। मैंने कई सैनिक शिक्षण केंद्रों में राइफल, मशीन गन, तोप और अनेक आधुनिक हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण का मतलब होगा ट्रेनिंग। मैंने सैनिक युद्धाभ्यास में भी भाग लिया। मेरे उच्च अधिकारियों ने मेरे शौर्य, साहस और कौशल की प्रशंसा की। इसी वजह से 2016 में उरी हमले के ठीक 10 दिन बाद भारतीय सेना की 150 कमांडोज की टुकड़ी में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। जो टुकड़ी पाकिस्तान, हमारी स्पेशल कमांडोज की टुकड़ी पूरी प्लानिंग के साथ पीओके में 3 किलोमीटर अंदर तक घुसी और हमने आतंकवादियों के अनगिनत कैंपों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिसमें कई आतंकी मारे गए।
हमने यह ऑपरेशन रात 12:30 बजे से शुरू किया और सुबह 4:30 बजे ख़त्म किया था। इस टीम में 150 कमांडोज थे। उन 150 कमांडोज में मुझे भी चुना गया था और उस दिन हमारी जो टीम थी वह POK, यहाँ पर POK का मतलब होगा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब हमारा जो कश्मीर है उसका आधा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, इसलिए हम उसे कहते हैं POK। तो हमारी सेना, और जिसमें मैं भी था, हम 3 किलोमीटर अंदर तक घुसे POK के अंदर और हमने आतंकियों के अनगिनत कैंप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, जिसमें कई आतंकी मारे गए। और यह ऑपरेशन रात के 12:30 बजे से सुबह तक चला, सुबह 4:30 बजे तक चला था। अगला पैराग्राफ, इसके बाद सीमा सुरक्षा बल में मेरी नियुक्ति हुई। मेरी नियुक्ति फिर कहाँ हुई? मेरी ड्यूटी को चेंज कर दिया गया। मुझे BSF सीमा सुरक्षा बल, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं BSF। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यह जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है यह भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करती है। सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है सीमा सुरक्षा बल इनके हाथ में होती है, BSF के हाथ में। पाकिस्तान से लगी हुई पंजाब की सीमा पर स्थापित चौकी की रक्षा का भार मुझे सौंपा गया। एक रात बड़ी संख्या में आतंकी भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी करना चालू कर दिया था। हमने भी दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों ओर से निरंतर गोलीबारी चलती रही। इस गोलीबारी में मेरे 3 साथी शहीद हुए। हमने भी दर्जनों आतंकियों को मार गिराया। तो उस समय पाकिस्तान से लगे हुए हमारा जो पंजाब है, पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ जो पंजाब है, वहाँ की चौकी पर मेरी पोस्टिंग हुई थी और वहाँ पर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक रात में बहुत सारे आतंकियों ने वहाँ पर हमला कर दिया और उस हमले में उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी करना चालू कर दिया। लेकिन हमारी सेना ने भी उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही और हमारे उस गोलीबारी में मैंने अपने 3 साथियों को खो दिया, वो शहीद हो गए और हमने भी दर्जनों आतंकियों को मार गिराया। अगला पैराग्राफ देखते हैं। इसी का अगला हिस्सा, हम सभी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी आतंकियों का एक हथगोला मेरे समीप आकर फटा। जब होश आया तो मैंने स्वयं को अस्पताल में पाया। मतलब कि उस दिन हम दुश्मनों का सामना करने के लिए, आतंकियों का सामना करने के लिए अपने जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उसी समय एक हथगोला, एक बम आकर मेरी पैर की तरफ गिरा और मेरे शरीर का आधा हिस्सा सुन्न हो गया और मेरे शरीर का दाहिना भाग पूरी तरह से जख्मी हो गया था। मेरा सारा ध्यान सीमा पर हुई मुठभेड़ पर था। मैं अस्पताल में था और जब मुझे होश आया तब मेरा सारा ध्यान कहाँ पर था? सीमा पर हुई मुठभेड़ पर था। तभी मुझे मेरे साथी ने भारतीय सेना के विजय का समाचार दिया। उस समय अस्पताल में मेरे साथी ने आकर मुझे कहा कि हमारी सेना का विजय हुई है और बचे हुए सभी आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। यह सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अस्पताल में मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि अब मैं सेना में वापस नहीं जा पाऊँगा। मैं जख्मी हो चुका हूँ। मेरे शरीर का दाहिना हिस्सा पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। अब इसलिए डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि मैं अब सेना में वापस नहीं जा पाऊँगा। दोस्तों, हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। अब ये एंडिंग का जो है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरह से मैंने बताया था आपको शुरुआत में, प्रस्तावना 6 से 7 लाइन की होती है जो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, आप आकर्षक होनी चाहिए। जो ठीक उसी तरह से आपका ये एंडिंग पार्ट होगा, इसे हम कहते हैं निष्कर्ष। ये हिस्सा भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। देश की सीमाओं पर लड़ते लड़ते शहीद हो जाने की कामना हर सैनिक के मन में होती है। मैं भी इसी कामना से सेना में भर्ती हुआ था कि भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं और तिरंगे में लिपटकर तिरंगे का मान बढ़ाऊं। काश मेरी यह कामना पूरी होती। मेरी इच्छा यह थी कि मैं भी देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी भारत माता के लिए शहीद हो जाऊं और तिरंगे में लिपटकर अपने घर आऊं और अपनी
तिरंगे का मान बढ़ाऊं, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। मैं यह सोचता अभी भी हूँ कि काश मेरी यह इच्छा पूरी हो जाती। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है ये निबंध। ये निबंध था एक घायल सैनिक की आत्मकथा के बारे में। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। हमें पहले हेडिंग डालनी होगी ऊपर। हेडिंग डालने के बाद हमें शुरू करना है 6 से 7 लाइन के बीच आपका शुरुआत होगा, स्टार्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद आपको 6 से 7 पैराग्राफ में आपको पूरी स्टोरी कवर करनी है। उसके बाद एंड में आकर आपको निष्कर्ष निकालना है, और ये भी प्रस्तावना की ही तरह अट्रैक्टिव और आकर्षक होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इसे पढ़िए, रीड करिए और एग्जाम्स में लिखिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। थैंक यू वेरी मच।